हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों को 2011 से 2024 के बीच में जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अभी हम लोग सीडीपी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग 22 फरवरी 2015 का प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था उसका सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित परिवेश, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इनमें से जो हो जाएगा तो वह हो जाएगा कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। अब जैसा कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह, उसके दोस्त या खेल कूद के साथी होते हैं। यह परिवेश बच्चों को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्ता भी बताता है। अब जैसे कि जब प्रजातांत्रिक परिवेश रहेगा तो बच्चे अपने मन की बात कह सकते हैं, टीचर से मित्रतापूर्ण रहेंगे, तो इस प्रकार बच्चे का ज़्यादा संवेगात्मक विकास होगा। तो प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है यह पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है, विद्यार्थियों का योग्यता का क्रम निर्धारित करना, यह रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। जबकि खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना और अवलोकन करना, ये सभी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा कि बताया गया है यहाँ पे, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है। जबकि विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना यह मूल्यांकन का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? यह मूल्यांकन का कार्य होता है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना चाहिए, समूह गतिविधियों के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है इनमें से सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है वह है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना तथा उनकी परेशानियों को जानना एवं उसे हल करना। यह तभी संभव है जब अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी। जब कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी जैसे कि टीचर है, जब किसी व्यक्ति की संपर्क में रहेगा तभी उसकी कमियों और उसकी अच्छाइयों के बारे में जान पाएगा। जो बच्चों में कमियां हैं, उन जो भिन्नताएं हैं बच्चों में, तो उनकी भिन्नताओं को और उनकी कमियों को दूर कर पाएगा कैसे? जब उनके टच में रहेगा कोई टीचर। तो इसके अनुसार यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति मिलनी चाहिए, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो जहाँ पर भी बात की जाए अध्यापकों के अनुसार कार्य करने की तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो हमें बाल केंद्रित करके समझनी चाहिए। जहाँ पे मुख्य रूप से हमें किसको देखना है?
मुख्य रूप से हमें बच्चे को देखना है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बच्चा है। जैसे कि बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना, जैसे यहाँ पर दिए गए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तो अध्यापक के अनुसार कार्य नहीं किया जाएगा, बच्चे के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बच्चों को स्वीकार करना ये भी सही है, और अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए, ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा गया था अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य किया जाना चाहिए बच्चों के अनुसार। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज़्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा एवं अध्यापक को अपने रुख को बच्चे के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों से कार्य करवाता है तो इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि कोई टीचर है अपने अनुसार कोई कार्य करा रहा है, जैसे कि कोई गृह कार्य दे दिया गया और बच्चे को उसकी क्षमता नहीं उतना कार्य करने की, तो जाहिर सी बात है बच्चे पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चे के अनुसार जो है चीज़ों को कराई जानी चाहिए, जो कार्य भी है, जो भी चीज़ें हैं तो बच्चे के अनुसार कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, इसके अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन क्यों सही है, ये ऑप्शन इसलिए सही है कि यह जो है लिंग पक्षपात को बढ़ावा नहीं देता, और जो बाकी ऑप्शन है वो लिंग पक्षपात को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि बताया गया लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यही वाक्य मात्र निष्पक्ष है, बाकी अन्य तीनों वाक्य कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं। तो जब भी हमें एमफर देना होगा सीटेट के एग्जाम में, तो हमें जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से ऐसा ऑप्शन चुनना रहता है कि ना वो जो है लड़की के पक्ष में हो ना वो लड़की के पक्ष में, मतलब दोनों को जो है समान रूप से अवसर देता हो। उसके बाद क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में सुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, या फिर अधिगम में समस्या के। तो बात की जाए यहाँ पे, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो वह प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में अशक्तता के लक्षण। किसके लक्षण, अधिगम में अशक्तता के लक्षण। अब यहाँ पे देखो बताया गया है अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है, अधिगम जो शब्द होता है वह उसका अर्थ होता है सीखना, यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। अशक्तता का अर्थ है कमी, जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियाँ या एवं दर्पण छवि आदि गलतियाँ होती हैं, वह अधिगम में अशक्तता के कारण होता है। यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून होती है, इसे मानसिक मंदन भी कहते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, तो याद करने की बात कहीं पर भी आ जाए तो वह ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, तो अंकों ग्रेडों की भी बात जहाँ पे की जाएगी वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो यहाँ पे जैसे सी और डी ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति का। तो प्रतिभाशालिता जो है किसका संयोजन है, तो इसके अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं,
यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो गलतियाँ होती हैं उसके माध्यम से जो टीचर होता है वो जान पाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जो है मतलब मिस्टेक कर रहे हैं, और उनके विचारों को समझ पाता है। तो ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। उसके बाद जैसे कि डी ऑप्शन दिए गए, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया गलतियों के बारे में। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि विचारों को समझने के एक तरीका उपलब्ध कराती हैं जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है, और जो कमियाँ होती हैं बच्चों में, जैसे कि जो परेशानी होती है उसको जो है टीचर सॉल्व कर पाता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है जो है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो संबंधित होता है अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। किसमें? जो है अपसारी चिंतन में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किसके लिए? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। मतलब जो ज़रूरत है बच्चों को उन्हीं के अनुसार जो है शिक्षण प्रक्रिया को लागू करना, उस प्रकार शिक्षण उपागम को जो है परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो जहाँ पर भी बात आ जाए केवल की और याद करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया कि सार्थक अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी बी सी डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा, वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना। ये अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं, जबकि किसी विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना अधिगम को सुगम और सार्थक नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो शाब्दिक या फिर गैर शाब्दिक दंड देने से क्या होता है बच्चों में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अब जैसे कि बताया गया है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है जो उनके विकास को बाधित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान
भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना यह प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन सा समूह आएगा? जो 9 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे वो आएंगे परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पे, परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। परिपाक काल या फिर परवर्ती बाल्यावस्था की एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना के विषय में, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम पर, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर। तो यह बहस जो चल रही दोनों व्यक्तियों में तो वह प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचन किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया कि उपयुक्त प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? इस मार्गदर्शन को कहा जाएगा सहारा देना। क्या कहेंगे? सहारा देना कहा जाएगा, या फिर इसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। इसके फोल्डिंग कहा जाता है और इसके बारे में बताया था वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह किससे क्या कर रही है? तो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। वो क्या कर रही है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अतः अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जैसे कि सभाध्यक्ष है तो वो एक जो है स्त्रीलिंग भी हो सकता है, कोई मतलब स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, लेकिन जो सभापति कहा जाएगा तो वह केवल एक पुरुष हो सकता है, इसलिए उसने सभाध्यक्ष शब्द का यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं।
इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। और उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो वह होता है स्तर फर्स्ट। जैसे कि बताया गया है, कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे कि अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो यहाँ पे यह कहा गया कि प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे प्रगतिशील मॉडल के लिए सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात का कार्य बताया या कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं है, तो इसमें छात्रों के सामाजिकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम में आकलन जो होता है किस लिए आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणा के लिए। किसके लिए? प्रेरणा के लिए। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं, इसलिए आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को जाना जाता है आत्मसातकरण के नाम से। आत्मसातकरण के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है? वैयक्तिक भिन्नता से। वैयक्तिक भिन्नता से। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा से। किससे? समावेशी शिक्षा से। अब जैसे कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। मतलब समावेशी शिक्षा में यह बताया जाता है, कोई पिछड़ा बालक हो, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो सबको मतलब एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, एक छत के नीचे पढ़ाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, या किससे संबंधित है? यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। संवेगात्मक विकास से। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, माता पिता तथा अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शोधन, अध्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता किस कमी का एक लक्षण होता है? तो इसे कहा जाता है डिस्ग्राफिया। विकृत लिखावट से संबंधित जो विकार होता है उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया।
अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार, डिस्कैल्कुलिया गणना विकार एवं डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव जो है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि भाषा परिपक्वन और क्रियाकलाप ये सभी चीज़ें जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगी। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का प्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो कहीं भी केवल अगर मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन हम लोग देखते हैं, एक प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का प्राय नहीं है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत दिया गया है।